Hello dear students, welcome to Chandigarh Civil Services Academy. Myself Ankush Sharma. स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक मैंने आपके लिए अपलोड किया था वो था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909। उस एक्ट के बाद स्टूडेंट्स ने मुझसे डिमांड की थी कि सर सारे एक्ट्स को आप कंप्लीट करा दीजिए। देन हम एक सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम सारे एक्ट्स को डिस्कस करेंगे। ये एक्ट्स हमारे स्टार्ट होंगे रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर और ये चलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो इसको जो टॉपिक का नाम है वो है स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश रूल। ये जो एक्ट्स हैं चार्टर एक्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, काउंसिल्स एक्ट, यूपीएससी एज वेल एज स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोरोली हम कवर करने वाले हैं। सारे एक्ट्स को आपको देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए फर्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट ईयर आपको याद होगा, ईयर था 1773 जब ये एक्ट बनाया गया था। फर्स्ट इसका नेम देखिए स्टूडेंट्स, इसका नेम है रेगुलेटिंग एक्ट। किसको रेगुलेट करना था? एक्चुअली ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फर्स्ट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट किया था। दैट्स व्हाई इस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इसका बैकग्राउंड क्या था। इसके बैकग्राउंड को समझने के लिए हमें चलना होगा बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर स्टूडेंट 1764 में होती है। एलायंसेस आपको पता है, एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी तरफ थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला, उनके साथ थे मुगल एम्परर शाह आलम II और साथ में थे बंगाल के नवाब मीर कासिम। लड़ाई होती है और लड़ाई के बाद जो हमारे तीन बंदे हैं, ये अवध के नवाब, मुगल एम्परर और मीर कासिम, तीनों हार जाते हैं। हारने के बाद कंपनी ने ट्रीटी की और ट्रीटी के लिए भेजा गया था रॉबर्ट क्लाइव को। तो रॉबर्ट क्लाइव आता है और रॉबर्ट क्लाइव ने स्टूडेंट्स जो अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, उनके साथ एक ट्रीटी की। इसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। सेकेंड उसने जो ट्रीटी की वो की मुगल एम्परर शाह आलम II के साथ, शाह आलम II। देन आपको याद रखना है नेम जो था ट्रीटी का सेम आपको याद रखना है, इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इसको कभी कभी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद II भी बोला जाता है। इस ट्रीटी के अंडर में, इसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इसके अंडर में शाह आलम II ने कंपनी को दीवानी राइट का मतलब है स्टूडेंट रेवेन्यू राइट। तो दीवानी राइट जो है कंपनी को प्रोवाइड कर दी। कहां दिए हुए थे सबको पता है, आपको भी पता होगा, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। जब ये राइट कंपनी को मिल जाते हैं, देन कंपनी अब क्या बन गई है? पहले आप जरा सोचिए, कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी है, इंडिया में ट्रेड करने के लिए आई है, बट अब उसके पास दीवानी राइट है बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के। दैट मींस कंपनी अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी बन चुकी थी। ओके स्टूडेंट, ये ट्रीटी साइन हुई थी 1765 में, कंपनी बन चुकी है एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी और उसको मिल चुका है रेवेन्यू राइट। अब ये न्यूज़ पहुंचती है ब्रिटेन में। इस टाइम पर डिमांड आती है और वहां पर जो पार्लियामेंटेरियंस थे, कुछ पार्लियामेंटेरियंस ये डिमांड करते हैं कि बिकॉज कंपनी के पास रेवेन्यू राइट आ गया है बंगाल का, बिहार का, उड़ीसा का, तो कंपनी की पावर जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट को या ब्रिटिश क्राउन को अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। बट कंपनी के डायरेक्टर्स, स्टूडेंट आपको याद रखना है, कंपनी की जो गवर्निंग बॉडीज थी, कंपनी की गवर्निंग बॉडीज कौन कौन सी हैं? तो ये है कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स क्या है? ये आपको याद रखना है। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स होता है स्टूडेंट शेयर होल्डर्स, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो किस गवर्निंग बॉडी में होंगे? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। सेकंड, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ओके स्टूडेंट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मेन आप कह सकते हैं कंपनी के मालिक हैं। ये दो गवर्निंग बॉडी जो है कंपनी की, कहां पर है? लंदन में। इन गवर्निंग बॉडीज में जो बंदे हैं ये बहुत पैसे वाले थे। देन इन्होंने पार्लियामेंट में जो डिमांड आई थी कि कंपनी को अपने हाथ में ले लीजिए, ब्रिटिश क्राउन से डिमांड की गई थी, इसको ब्लॉक कर दिया। बट इसके बावजूद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1767 में कंपनी से डिमांड की कि बंगाल के रेवेन्यू से आपको एवरी ईयर, आपको रखना है बंगाल के रेवेन्यू से एवरी ईयर 4 लाख पाउंड एवरी ईयर ब्रिटिश क्राउन को देने होंगे और कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरी तरफ स्टूडेंट, जब कंपनी के पास रेवेन्यू राइट आ गए थे, देन कंपनी के एजेंट्स अब बहुत ज्यादा प्राइवेट ट्रेड करने लगे थे, करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था और बंगाल में एक्सप्लॉयटेशन होने लगा था। एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ये परेशान करने लगे थे। देन स्टूडेंट्स, इस टाइम पर आपको पता है बंगाल में एक बहुत फेमस रिवॉल्ट भी स्टार्ट हो जाता है, इसका नाम था सन्यासी रिवॉल्ट। तो एक तरफ आप
जो कंपनी के एजेंट थे, कंपनी के ऑफिसर थे, वो पॉकेट भर भर कर इंग्लैंड जा रहे थे। दूसरी तरफ आप इंडियंस को परेशान कर रहे थे। उसी टाइम पर कंपनी की लड़ाई होती है मैसूर के साथ, जिसमें कंपनी हैदर अली को नहीं हरा पाती है। ये सारी चीजें चल रही थी स्टूडेंट्स। अब मेन कॉज क्या था, इमीडिएट कॉज आपको समझना है। इमीडिएट कॉज ये था कि कंपनी एक तरफ तो वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रही थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा से, और दूसरी तरफ कंपनी जो है 1772 में 1772 कंपनी स्टूडेंट्स बैंक ऑफ इंग्लैंड से 1 मिलियन पाउंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड से 1 मिलियन पाउंड की डिमांड करती है कि हमें लोन चाहिए 1 मिलियन पाउंड। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये समझ में नहीं आ रहा था, एक कंपनी जिसके पास रेवेन्यू राइट है, एक कंपनी जिसके पास ट्रेड करने की मोनोपोली है, वो हमसे जो है पैसा मांग रही है। अभी आपने देखा था, इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, 1767 में तो ब्रिटिश क्राउन ने पैसा मांगा था कंपनी से, अब कंपनी लोन मांग रही है 1 मिलियन पाउंड का। तो ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही थी। देन कंपनी को इन्वेस्टिगेट करना था कि एक्चुअली मेन प्रॉब्लम क्या है। स्टूडेंट अब एक कमेटी बनाएगी, इसको बोलते हैं कमेटी ऑफ इंक्वायरी। इस कमेटी ऑफ इंक्वायरी के हेड आपको याद रखने हैं, इनका नाम था जनरल बर्गोइन। इनके अंडर में कमेटी ऑफ इंक्वायरी बनाई जाती है। और उसके बाद स्टूडेंट जब इस कमेटी ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट आती है, देन पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में 2 एक्ट्स पास किए गए। इसमें से फर्स्ट एक्ट के अंडर में कंपनी को लोन दे दिया गया। लोन कितना दिया गया था? लोन दिया गया था 14 लाख पाउंड। स्टूडेंट ये लोन जो था, ये इंटरेस्ट इस पर ली जाएगी। इंटरेस्ट कितनी होगी? 4% पर एनम। सेकेंड एक्ट जो पास हुआ उसको हम बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। और इस एक्ट के अंडर में फर्स्ट टाइम कंपनी को रेगुलेट कर दिया गया। रेगुलेट करने का मतलब था स्टूडेंट, कंपनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें चेंजेस किए गए, और ये चेंजेस ब्रिटेन में भी किए जाते हैं और ये चेंजेस इंडिया में भी किए जाते हैं। ब्रिटेन में क्या चेंजेस हुए और इंडिया में क्या चेंजेस हुए, ये आपको समझने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर में कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी है। गवर्निंग बॉडीज अभी हमने डिस्कस की थी स्टूडेंट्स, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, अब आप याद रखिए ये जो गवर्निंग बॉडीज हैं ये कहां पर है? लंदन में। तो क्या चेंजेस आते हैं? तो फर्स्ट स्टूडेंट, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स जो गवर्निंग बॉडी है, इसमें ये चेंज आया था कि पहले अगर किसी बंदे के पास 500 पाउंड के शेयर्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, देन उस बंदे के पास वोटिंग राइट था। अभी इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया। तो अब जिस बंदे के पास 1000 पाउंड के शेयर्स होंगे कंपनी के, ओके स्टूडेंट, तो 1000 पाउंड के शेयर्स होंगे, उसके पास वोटिंग राइट होंगे। पहले कितने हैं? पहले 500 पाउंड के शेयर्स हैं, देन आपके पास वोटिंग राइट थे। अभी आपके पास 1000 पाउंड के शेयर्स होने चाहिए, देन कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में आपके पास वोटिंग राइट होगा। क्लियर? सेकंड आगे बढ़ते हैं। सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें क्या चेंज आया? डायरेक्टर्स के नंबर स्टूडेंट फिक्स कर दिए गए और ये थे 24, इसमें से 1/4 को एवरी ईयर रिटायर होना था। तो स्टूडेंट डायरेक्टर्स के नंबर फिक्स कर दिए गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया में क्या चेंज हुआ? यस, तो स्टूडेंट इंडिया में अब आप इसको समझिए। कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी है और कंपनी के 3 मेन हेडक्वार्टर थे जिनको आप प्रेसिडेंसी एरिया बोलते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एरिया, मद्रास प्रेसिडेंसी एरिया एंड बंगाल या फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी एरिया। फर्स्ट टाइम कंपनी के पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आई है या रेवेन्यू राइट की जो पावर आई थी, जहां पर वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है, ये बंगाल में आई है। क्लियर? इसलिए बंगाल जो प्रेसिडेंसी एरिया था इसकी वैल्यू बढ़ेगी। आपको पता है नेचुरल है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है। दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, गवर्नर ऑफ बंगाल, इसको आपने क्या बना दिया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स इंडिया आ चुका था और वो क्या था? गवर्नर ऑफ बंगाल। उसके टाइम पर रेगुलेटिंग एक्ट पास हो गया और वॉरेन हेस्टिंग्स से क्या बन जाएगा स्टूडेंट? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अब इस गवर्नर जनरल को अकेला नहीं छोड़ा गया, बोला कि भाई तू अकेला काम नहीं करेगा, तेरे लिए काउंसिल हम बना देते हैं। तो इसके लिए काउंसिल बना दी गई, तो 4 बंदे इसकी काउंसिल में ऐड कर दिए गए। अब सारे बंदों को मिलाकर आपको रखना है गवर्नर जनरल विद काउंसिलर्स, इसको बोला जाएगा गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ओके स्टूडेंट, क्या बोला जाएगा? गवर्नर जनरल विद 4 काउंसिलर्स, ये हो गया गवर्नर जनरल इन काउंसिल। टोटल बंदे कितने हो गए? 5। अब मीटिंग होगी और ये 5 बंदे डिसीजन लेंगे, कोई भी इशू होगा तो मीटिंग के थ्रू वहां पर मेजोरिटी से डिसीजंस लेंगे और कोरम होगा 3 बंदों का। इसका मतलब है स्टूडेंट मीटिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है मिनिमम 3 बंदे अगर अवेलेबल है तो मीटिंग हो सकती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मीटिंग में मेजोरिटी से डिसीजन लिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट, मेजोरिटी मींस एक तरफ 3 बंदे हैं, एक तरफ 2 हैं। ठीक है, और ये 2 बंदे जो हैं इसमें गवर्नर जनरल भी है और दूसरी तरफ 3 काउंसिलर्स हैं। तो आप समझ सकते हैं मेजोरिटी किसके पास है, इधर मेजोरिटी है, तो इस ग्रुप की बात मानी जाएगी। तो गवर्नर जनरल के पास क्या कोई एक्स्ट्रा पावर थी? यस थी। तो आपको याद रखना है वीटो पावर नहीं थी, उसके पास कास्टिंग वोट था। कास्टिंग वोट का मतलब है स्टूडेंट कि अगर जो वोट्स हैं वो बराबर बराबर हो जाते हैं देन गवर्नर जनरल अपना कास्टिंग वोट यूज कर सकता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने किसी इशू पर मीटिंग बुलाई और मीटिंग में आपने जो है जब मीटिंग बुलाई तो उसमें जो है 4 बंदे आते हैं। एक बंदे का मान लीजिए पेट खराब हो गया, उसको लूज मोशन हो गया स्टूडेंट, तो वो मीटिंग में नहीं आ पाया। तो 4 बंदे थे, कोरम कितना था? 3 बंदे अगर है तो मीटिंग हो सकती है। तो 4 बंदे यहाँ पर जो है अवेलेबल है, जिसमें गवर्नर जनरल भी मीटिंग में अवेलेबल है। अब जो मीटिंग हुई और उस पर डिसीजन लेना था, वोटिंग हुई, तो वोटिंग में हुआ स्टूडेंट 2 and 2। इस टाइम पर मान लीजिए इस वाले ग्रुप में गवर्नर जनरल भी है। ओके, गवर्नर जनरल। देन अब जब वोट बराबर बराबर हो जाएंगे देन गवर्नर जनरल अपना कास्टिंग वोट यूज कर सकता था, वो अपनी बात मनवा सकता है। बट हुआ ये था स्टूडेंट, जो काउंसिलर्स थे और जो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, इनके नाम एक्ट में लिख दिए गए थे और 4 में से 3 काउंसिलर्स ब्रिटेन से आए थे। जो इधर था बंदा स्टूडेंट, वो भी जो काउंसिलर थे उनके साथ ही रहता था। तो जब मीटिंग होती थी तो मीटिंग के बाद जब डिसीजन लिया था तो उसमें होता था 4 versus 1 और वॉरेन हेस्टिंग बहुत ज्यादा परेशान रहता था क्योंकि उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसने स्टूडेंट रिजाइन भी कर दिया। ये आपको याद रखना है। तो ये हाल रहता था मीटिंग में, वॉरेन हेस्टिंग्स परेशान हो चुका है। बात करते हैं काउंसिलर्स के नेम क्या थे। तो आपको पता है गवर्नर तो वॉरेन हेस्टिंग्स हो गया, काउंसिलर थे स्टूडेंट, ये नेम आपको याद रखने हैं। फर्स्ट बंदा है फिलिप फ्रांसिस। ओके, नेक्स्ट है बारवेल मॉनसन एंड उसके बाद स्टूडेंट क्लेवेरिन। तो ये 4 काउंसिलर थे और गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। इस टाइप से 5 बंदे थे। तो सारा प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया किस टाइप से डिसीजन होने थे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर में एक सुप्रीम कोर्ट जो है बनाया गया। ओके, सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश होता है 1774 में और ये कहां एस्टेब्लिश हुआ? फोर्ट विलियम, कैलकाटा में। ठीक है, इस सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस, ओके स्टूडेंट, इसका नाम था, फर्स्ट चीफ जस्टिस का नाम था एलिजाह इम्पे। तो एक चीफ जस्टिस होगा और 3 जजेस होंगे। तो एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट की बात हम कर रहे हैं। देन स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? एक चीफ जस्टिस, इस बंदे का नाम क्या है? इस बंदे का नाम है स्टूडेंट एलिजाह इम्पे, एलिजाह इम्पे। और 3 जजेस थे। 3 जजेस के नेम भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो नेम थे इनके हाइड, सेकंड बंदा था लीमेस्टर और नेक्स्ट था स्टूडेंट चैम्बर। तो ये 3 जजेस थे। तो टोटल कितने जजेस हैं? 4 जजेस। इसमें से चीफ जस्टिस कौन है? एलिजाह इम्पे। अब ये कोर्ट जो था स्टूडेंट आपको याद रखना है किस टाइप का कोर्ट था। तो ये कोर्ट था कोर्ट ऑफ कॉमन लॉ एंड कोर्ट ऑफ इक्विटी। ये आपके जो कॉमन कोर्ट होते हैं इस टाइप का कोर्ट ये है कोर्ट ऑफ कॉमन लॉ एंड कोर्ट ऑफ इक्विटी। साथ में ये है कोर्ट ऑफ स्टूडेंट आपको रखना वेरी इंपॉर्टेंट एडमायरेबिलिटी।
कोर्ट ऑफ एडमायरबिलिटी भी है एंड ये एक्लेसियास्टिकल कोड भी है। कोर्ट ऑफ एडमायरबिलिटी क्या होता है? कोर्ट ऑफ एडमायरबिलिटी होता है स्टूडेंट रिलेटेड टू मैरीटाइम लॉज, मैरीटाइम मतलब ओशन सीज। उसके बाद एक्लेसियास्टिकल कोर्ट होता है रिलेटेड टू चर्च, मींस आपका स्टूडेंट रिलीजन। ओके, सुप्रीम कोर्ट को आपने बोथ ओरिजिनल एंड अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन दिया था। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है जिसमें सीधे आप किसी भी केस को सुप्रीम कोर्ट के पास ले जा सकते हैं। जैसे प्रेजेंट में स्टूडेंट अगर हम बात करें तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, अगर किसी बंदे के फंडामेंटल सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। साथ में अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है अपील करते हुए। पहले आपने लोअर कोर्ट में अपील की, आपको उसका जो फैसला था, वर्डिक्ट था, वो पसंद नहीं आया, फिर आप जो है हायर कोर्ट में गए, तो उसको बोलते हैं ज्यूरिसडिक्शन, आपका जो है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, तो दोनों पावर्स इसको दी गई थी। किस टाइप का कोर्ट था ये भी मैंने आपको बता दिया, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। कोर्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉमन लॉ, कोर्ट ऑफ एडमायरबिलिटी, कोर्ट ऑफ या एक्लेसियास्टिकल कोर्ट रिलेटेड टू चर्च। ठीक है, इस टाइप की पावर्स को दी गई थी। कंपनी के सर्वेंट्स, चाहे वो कलकत्ता में थे, मद्रास में थे या आपका जो है बॉम्बे में थे, वो सारे के सारे इसके अंडर में होंगे। ठीक है, तो इसका ज्यूरिसडिक्शन उनके ऊपर है और कलकत्ता में रहने वाले सारे सब्जेक्ट चाहे इंडियन हो या यूरोपियन हो वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंडर में थे। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस एक्ट ने ये बोल दिया कि जो कंपनी के सर्वेंट हैं वो ना तो रिवॉर्ड ले सकते हैं ना किसी टाइप का गिफ्ट ले सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, किसी भी तरीके से कोई भी गिफ्ट, रिवॉर्ड, डोनेशन वो नहीं लेंगे। ऐसा क्यों बोला गया था स्टूडेंट? क्योंकि प्रॉब्लम चल रही थी। कंपनी के जो ऑफिसर थे, कंपनी के जो सर्वेंट थे, वो अपना अपना प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे और बहुत पैसा वो कमा रहे थे। बट दूसरी तरफ जैसा हमने डिस्कस किया, कंपनी क्या हो रही थी? कंपनी बैंकरप्ट हो रही थी। तो इसलिए बोला गया कि भाई आप थोड़े ऑनेस्ट रहिए। ये प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी था कि आप ऑनेस्ट रहिए, आप कोई भी रिवॉर्ड, डोनेशन, गिफ्ट नहीं लेंगे। सैलरीज की बात करते हैं तो स्टूडेंट इस एक्ट के अंडर में सैलरीज बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई। फॉर एग्जांपल जो गवर्नर जनरल है उसकी सैलरी, आपको यकीन नहीं होगा स्टूडेंट, ये थी 25,000 पाउंड पर एनम, बहुत ज्यादा थी उस टाइम पर। अदर जो काउंसलर्स हैं उनकी सैलरी थी 10,000 पाउंड पर एनम। सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस जो था, उसकी सैलरी थी 8,000 पाउंड पर एनम और अदर जजेस की थी 6,000 पाउंड पर एनम। तो सैलरी बहुत ज्यादा कर दी गई थी इस एक्ट के अंडर की। प्लीज आप जो है करप्शन मत करिए, सैलरी बढ़ा दी। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका क्या था? ये था रेगुलेटिंग एक्ट। एक चीज और आपको समझनी है, क्वेश्चन आया कि जो हमारे मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी है उनका क्या होगा? तो उनको जो हमारा बंगाल का गवर्नर जनरल है उनके अंडर में कर दिया गया, बट सर्टेन मैटर्स में। सर्टेन मैटर्स क्या थे स्टूडेंट? आपका रखना मेन थे वॉर एंड फॉरेन अफेयर्स। तो मेन फॉरेन अफेयर्स था, इसमें वॉर भी इंक्लूडेड था। ओके, तो ये जो मैटर्स थे, इन मैटर्स को रिलेटेड अगर कोई इशू है तो मद्रास एंड बॉम्बे की प्रेसिडेंसीज किसके अंडर में हो जाएंगी? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल कहां पर है? बेंगल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जो भी यहाँ पर इंडिया के साथ जो हमारा गवर्नर जनरल बेंगल उसके साथ जो कम्युनिकेशन होगा, तो अगर रेवेन्यू के रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो खजाने मतलब ट्रेजरी को दिखाना होगा। ब्रिटेन में जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उसको सारा कम्युनिकेशन दिखाना होगा। और ब्रिटेन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मिलिट्री और सिविल से रिलेटेड अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो वहां पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को वो सारा कम्युनिकेशन दिखाना होगा। तो इस टाइप से स्टूडेंट आप देखिए, फर्स्ट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक प्राइवेट कंपनी थी, जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, उसको क्या कर दिया गया? रेगुलेट कर दिया गया। रेगुलेट किसने किया? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, या आप कह सकते हैं ब्रिटिश क्राउन ने। दैट्स व्हाई इस एक्ट का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। और इसके बाद धीरे धीरे अब क्राउन की पावर बढ़ती जाएगी, कंपनी की पावर कम होती जाएगी और 1857 के रिवोल्ट के बाद कंपनी को साइड में कर दिया जाएगा और इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर है इंडिया की वो ब्रिटिश क्राउन अपने हाथ में ले लेगा। तो यहां से स्टार्ट हो गई ये चीजें कि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट इंटरफियर करने लगी है प्राइवेट कंपनी के अफेयर्स में। क्यों स्टार्ट हुआ स्टूडेंट? ये आपको समझ में आ गया। जैसे ही आपके पास पैसा आया, बंगाल का रेवेन्यू आया, ब्रिटिश क्राउन ने इंटरफियर करना स्टार्ट कर दिया। ओके स्टूडेंट, तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक अमेंडिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट का वो डिस्कस करेंगे, फिर पिट्स ऑफ इंडिया है, उसके बाद चार्टर एक्ट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको सारे एक्ट्स ये देखने हैं, एक्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो डेफिनेटली आप उसे अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके स्टूडेंट, तो
तो अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद में कुछ और सीरीज लेकर आऊंगा, आर्ट एंड कल्चर के हम जो है करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, सारी चीजें हम करने वाले हैं, मेहनत करते रहिए। थोड़ा टफ टाइम हमारा ही चल रहा है, ओके स्टूडेंट, बट जिस पोजीशन के लिए आप वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं, उस पोजीशन को पाना इतना आसान नहीं है। टफ टाइम है, ये भी निकल जाएगा, बट इसी टाइम पर आपको पता चलता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ओके स्टूडेंट। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कोई भी अगर आपको दिक्कत लग रही है, कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो मैसेज बॉक्स में आप लिख देना, मैं आपको आंसर कर दूंगा, ओके स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।